Good morning students. Today we are going to start with the next article of atom and nuclei. In the last lecture we have discussed what are the limitations of Rutherford model of atom and how these limitations are removed by the Bohr's model of atom. Still Bohr's model of atom can explain the spectrum only for hydrogens like simple atoms, and it's again failed to explain the fine structure of spectral series even for hydrogen atom. Now we are going to start with we were discussing about the radii, velocity and total energy of the electron revolving in a stationary orbit. हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है जो इसी स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। इस इलेक्ट्रॉन का हमने रेडियस पढ़ा था प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, वेलोसिटी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी बेटा, और एनर्जी पढ़ी थी। जिस एनर्जी का रिलेशन हमने निकाला था 13.6 Zn square electron volt. This was the relation for the energy. हमने इस रिलेशन में हमने पढ़ा था कि अगर Z1 हो जाता है हाइड्रोजन एटम के लिए तो E आ जाता है -13.6 n square electron volt, where n is the number of orbit. इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो कई बार न्यूमेरिकल्स में पूछी जाती है, द कंसेप्ट ऑफ ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या है कि जैसे ये एक एटम है, हाइड्रोजन एटम है, इसकी बहुत सारे ऑर्बिट हैं, n = 1 है बेटा, n = 2 है, n = 3 है। इसी तरह हायर ऑर्बिट्स है, n = 4 है। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको पता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से n = 1 ऑर्बिट में जंप करता है तो आप कहते हो दीज आर द लाइनर सीरीज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन n = 2 में जंप करता है तो आप कहते हो कि दिस इज द आपकी सेकेंड सीरीज, बामर सीरीज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड में जंप करता है किसी हायर ऑर्बिट से तो आप कहते हो दिस इज पास्चल सीरीज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ये आपका 4 है, ये 5 है, 6 है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ में जंप करता है हायर ऑर्बिट से तो आप कहते हो दिस इज ब्रैकेट सीरीज। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ में जंप करता है किसी हायर ऑर्बिट से तो आप कहते हो परफ्यूम सीरीज। इसी तरह आप एनर्जी निकाल सकते हो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की। अगर n1 है तो आप यहाँ n1 रखोगे, दैट इज द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब सबसे जो मिनिमम, सबसे जो लोएस्ट लेवल है उसे ही ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि n को 1 रख दोगे, उस एनर्जी को ही हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है n = 1। इज इट क्लियर? तो अब हमने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो बोहर्स ने कहा E2 - E1 hν होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा कि E की वैल्यू है 2π² mk² z² E4
n स्क्वायर h स्क्वायर, पर ये ऑर्बिट n1 है, ये ऑर्बिट n2 है। इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में चला गया तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अगर हम यहाँ पे बेटा h म्यू को h c बाय लैम्डा, म्यू को आप क्या लिख सकते हो, c बाय लैम्डा, h c बाय लैम्डा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर c e4 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, अंदर आपका सेम 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ से बेटा आप 1/लैम्डा निकालो तो 1/लैम्डा आ गया 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 c h क्यूब, अंदर आपका यही रह गया। ठीक है, ये जो वैल्यू है z को 1 रख दोगे तो ये सारी वैल्यू आ गई रिडबर्ग कांस्टेंट। हमने पहले लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। नाउ हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर द वेव नंबर, तो 1/लैम्डा आ गया r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अगर हम बेटा लाइमन सीरीज की बात करेंगे तो n1 को तो हम 1 रखेंगे और n2 को हम कोई भी हायर ऑर्बिट रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। ठीक है, तो लाइमन सीरीज की एक मैक्सिमम वेवलेंथ हो गई और एक मिनिमम। मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1216 एंगस्ट्रॉम। अगर वह इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो वेवलेंथ आएगी 912 एंगस्ट्रॉम। दिस बोथ द वैल्यूज आर फॉर लाइमन सीरीज। इसी तरह आपके पास बामर सीरीज के लिए भी जब कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आएगा थर्ड ऑर्बिट से तो वेवलेंथ मैक्सिमम जब वैल्यू स्विच करोगे तो 6563 एंगस्ट्रॉम आएगी। यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, into 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से सेकंड ऑर्बिट में आ जाता है, इंफिनिटी से सेकंड ऑर्बिट में आता है, तब आपकी वेवलेंथ मिनिमम आएगी बेटा 3646 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट है पास्कल सीरीज। पास्कल सीरीज में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट में आता है फोर्थ ऑर्बिट से तो मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी 18751 एंगस्ट्रॉम। पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से बेटा थर्ड ऑर्बिट में आता है तो वेवलेंथ आएगी 8220 एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज द what is the origin of spectral lines। origin of spectral line में आपने वेवलेंथ का नंबर डिराइव, ये फॉर्मूला डिराइव करना है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। रादर फॉर लाइमन सीरीज तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ निकालो, या बामर का पूछा जाता है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ की कंडीशंस निकालो। ठीक है, तो कैसे ओरिजिन होता है स्पेक्ट्रल लाइंस का और उसकी वेवलेंथ आप कैसे निकालते हो। ठीक है, अब आपके पास है हाउ टू ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द डिफरेंट सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसके लिए बेटा हमने ये डायग्राम बनाया है।
वोल्ट। अब लाइमर सीरीज में क्या है, इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में आएगा किसी भी हायर ऑर्बिट से। हायर ऑर्बिट की एनर्जी हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब n को 1 रखेंगे -13.6, n को 2 रखेंगे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। These are the excited states। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाता है उसे हम एक्साइटेड स्टेट्स कहते हैं। n इज इक्वल टू 3 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इज इक्वल टू 4 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इज इक्वल टू 5 -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इज इक्वल टू 6 -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह आप डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जी निकाल सकते हो और उसके बाद आपको इस तरह सीरीज दिखानी है। लाइमर सीरीज n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन आएगा किसी भी हायर ऑर्बिट से, n इज इक्वल टू 2 में बामर सीरीज, ये आपका n इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन आएगा 3rd 4th 5th 6th 7th किसी भी स्टेट से आ सकता है। n इज इक्वल टू 3 में पास्टन सीरीज, n इज इक्वल टू 3 से आए 4 5 6 7 एंड इंफिनिटी। इसी तरह ये आपकी ब्रैकेट सीरीज, n इज इक्वल टू 4 में इलेक्ट्रॉन आएगा किसी भी हायर ऑर्बिट से और n इज इक्वल टू 5 में आएगा परफ्यूम सीरीज किसी भी हायर ऑर्बिट से। तो ये था आपका कि स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं और आप स्पेक्ट्रल लाइंस में डिफरेंट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस की डिफरेंट वेवलेंथ्स निकाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद है आपका मैंने आपको बताया एनर्जी लेवल डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करते हो, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और उसके बाद आपकी डिफरेंट सीरीज। इसके बाद आपके पास दो डेफिनेशंस हैं जो न्यूमेरिकल्स में कई बार यूज होती हैं। सबसे पहले है बेटा व्हाट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी एटम को अगर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना है तो आपने उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया, ठीक है। द मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल विच प्रोवाइड्स द एनर्जी टू द सफिशिएंट एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन सो दैट इट कैन जंप फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट। इसे हम कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हमने एटम से बाहर लेके जाना है देन एनर्जी इज रिक्वायर्ड नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दोबारा सुनिए, दो एनर्जीज हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाना है देन इट इज नोन एज एक्साइटेशन पोटेंशियल। और किसी इलेक्ट्रॉन को हायर लोअर एनर्जी इनर एनर्जी लेवल से एटम के बाहर लेके जाना है देन द पोटेंशियल रिक्वायर्ड इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये आपका थ्योरी इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई है एटम की। इसके बाद हम न्यूक्लियाई करेंगे। रेडियो एक्टिविटी बेटा आपके सिलेबस से कट गई है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस फ्यू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। लिखिए भाई, फर्स्ट न्यूमेरिकल इन अ Geiger-Marson experiment, can open your notebooks beta. In a Geiger-Marson experiment, calculate the distance of
closest approach to the nucleus. Calculate the distance of closest approach to the nucleus of Z is equal to 80 when an alpha particle of 8 mega electron volt energy impinges on it before it comes momentarily to rest and reverses its direction. तो आप क्या करोगे? हाफ mv²। हमने पढ़ा था जब काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी बन जाए, दैट इज अल्फा पार्टिकल है kz2e² 1/r²। ठीक है भाई, यही आया था ना। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी आर आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी है ना। व्हेन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, डिस्टेंस बिकम्स आर नॉट। आपको ये वैल्यू दी हुई है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको वैल्यू दी हुई है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके पास आर नॉट आ गया बेटा 1/4 पाई Z2ze² डिवाइडेड बाय हाफ mv²। तो वैल्यूज आपको क्या क्या दी है? आर नॉट आ जाएगा बेटा 2 × 80 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 4πε0 9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 8 10⁻⁶ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻⁻⁹ 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेटा आपके पास सॉल्व करके आएगा 2.82 × 10⁻⁻14 मीटर। -14 मीटर इसका स्क्वायर कर देना भाई, e² है -14 मीटर। तो अगर हमें ये याद है काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो आप डिस्टेंस या आप सीधा फॉर्मूला याद कर लो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट द इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ ए 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल। कैलकुलेट द इम्पैक्ट पैरामीटर, कैलकुलेट द इम्पैक्ट पैरामीटर of 5 mega electron volt alpha particle scattered by 10 degree when it approaches a gold nucleus. Take Z is equal to 79. सबसे पहले फॉर्मूला impact parameter. These are very important formulas for conceptual. B is equal to, formula लिखो बेटा, ZE² cot theta by 2 1/4 πε0 half mv²। ZE²
square cot theta by 2 4 pi epsilon naught half mv square। अब देखो आपको दिया क्या है। सबसे पहले ये है एनर्जी, तो हाफ mv square इज 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाफ mv square, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। थीटा आपको दिया है बेटा इन द स्टेटमेंट, इट इज 10 डिग्री और z दिया है 79। तो बेटा b क्या आ जाएगा? 79 इंटू 1.6 10⁻⁻19 cot of 5 degree divided into 10⁻⁹ divided by 5 into 1.6 into 10⁻⁻19। ये 1.6 है बेटा, ठीक है बच्चे। अब आपके पास cot 5 टेंजेंट 5 की वैल्यू होती है, आप टेबल से देख सकते हो। टेंजेंट 5.0875, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास b आ जाएगा 2.6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो 2.6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है बेटा, ये सब CBSE में आए हुए क्वेश्चन हैं। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए, राइट डाउन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगेन बेस्ड ऑन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये आपका एग्जाम में आया हुआ है। इन अ हेड ऑन collision between an alpha particle and gold nucleus, the distance of closest approach is 39.5 Fermi. Calculate the energy of the alpha particle. तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपके पास R0 1/4 pi epsilon naught ZE 2E into half mv square। आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो दिया है, आपको हाफ mv square की वैल्यू निकालनी है। हाफ mv square is 2ZE square upon pi epsilon naught into R0। अब आपको वैल्यूज क्या दी हैं? काइनेटिक एनर्जी निकाल 2 z is 79 1.6 into 10⁻⁻19 का स्क्वायर into 9 into 10⁻⁹ बेटा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये दिया है 39.5 फर्मी। फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 5.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर इज 5.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो दीज आर द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड impact parameter. Both the concepts are very important, either numerical or conceptual asked on these basis. ठीक है बेटा, तो अब हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, दैट इज स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, टोटल एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।
चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा।